तो हर साल यूपीएससी के पेपर में 10 लाख बच्चे बैठते हैं और आउट ऑफ 10 लाख सिर्फ 1000 एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। दैट इज अराउंड 0.01 सक्सेस रेट। तो इट्स हार्ड। सिविल सर्वेंट को शायद लाखों लोगों को हैंडल करना पड़ता है। तो ये जितने भी कोवेटेड एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्वेंट का एग्जाम होता है जहाँ पे 1% का सक्सेस रेट होता है, एक्सेप्टेंस रेट होता है, तो दैट इज बाउंड टू बी हार्ड। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरू करते हैं। ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है, ये कोई इंडियन इन्वेंशन नहीं है। ब्रिटिशर्स ने ये एग्जाम को बनाया था, इस सिस्टम को डिजाइन किया था ICS के नाम से, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन कोवेटेड सर्विसेज के नाम से। और आज़ादी के बाद में इसी ICS का डिसेंडेंट बन गया था ये यूपीएससी। और जब ये एग्जाम उस समय डिज़ाइन किया गया था तो ये इसलिए नहीं डिज़ाइन किया था दैट वी हैव टू फाइंड द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर इंडिया। इट वॉज डिजाइन टू फिल्टर मोस्ट ऑफ द पीपल। इट वॉज डिजाइन टू फिल्टर आउट द पीपल। इट वॉज डिजाइन टू फाइंड जो लोग सबसे ज़्यादा कहना सुने। इट वॉज डिजाइन टू फाइंड द पीपल जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हों पर खुद का ना दिमाग लगाए, कहना सुने, कंप्लायंट हों, ओबीडियंट हों, एंग्लिसाइज्ड हों। एंग्लिसाइज्ड मतलब कि एजुकेटेड हैं, इंडिया में एजुकेशन भी पाली उन्होंने, वो पैदाइशी हिंदुस्तानी हैं पर उनका चाल चलन, रहन सहन सब कुछ ब्रिटिश इंस्पायर्ड होना चाहिए। पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं बट दे शुड स्पीक इंग्लिश। ऐसे इंडियंस को ढूंढने के लिए ये एग्जाम को डिजाइन किया गया था ताकि ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे बाकी सारे इंडियंस को मैनेज किया जा सके, ताकि ब्रिटिशर्स को अपना दिमाग ना लगाना पड़े, को अपनी रिसोर्सेज ना लगाने पड़े, ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी ना वेस्ट करनी पड़े इंडियंस के ऊपर। बेसिकली इट वाज लाइक इंडियंस मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो एग्जाम जो क्रैक हो रहा है वो कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं हो रहा है, फिल्टर करने के तरीके पे हो रहा है। कौन कितना केपेबल है, कौन कितना स्किलफुल है। उस समय जब होता था तो वो सिर्फ फिल्टर आउट करते थे लोगों को, सिलेक्शन नहीं करते थे। फिल्टर आउट करते थे उन लोगों को जो कम एंग्लिसाइज्ड है, जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा कमतर है, जो ये इतने सालों की प्रिपरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता था, जो अपनी रीजनल भाषा बोलता था, जो इंग्लिश नहीं बोल पाता था, उसको तुरंत फिल्टर आउट कर देते थे। एंड डू यू नो कि जो एलिजिबिलिटी थी, मतलब आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 21 साल, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम एज 21 साल होनी चाहिए थी। अभी क्या होती है 30 साल, 32 साल। हमने चेंज किया एज का क्राइटेरिया और 1947 में 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है। ब्रिटिशर्स चले जाते हैं पर अपना एग्जाम यहीं पे छोड़ जाते हैं। हमने वो एग्जाम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, उसी सेम स्ट्रक्चर पे एक्सेप्ट किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए और आज तक चेंजेस नहीं किए। सेम स्ट्रक्चर, सेम फिलॉसफी, सेम हर चीज़। और शुरू में तो जो सिविल सर्वेंट्स होते थे वो इंडिया के होते भी नहीं थे, वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स होते थे जो यहाँ पे आकर के इंडियंस को मैनेज करते थे। और जो फर्स्ट ICS बनते हैं वो सत्येंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। एंड दे वर नॉट रियली अलाउड कि तुम इंडियंस को मैनेज करो, इंडियंस को हैंडल करो। तो वो तो पुरानी बात हो गई, अब पुरानी बातें लेकर के नहीं बैठना चाहिए हमें। आज की बात करते हैं। आज यूपीएससी क्या टेस्ट करता है? आज यूपीएससी ऑन पेपर GS टेस्ट करता है, हिस्ट्री टेस्ट करता है, करंट अफेयर्स को टेस्ट करता है, ऑप्शनल जो भी आपके हैं वो सब टेस्ट करता होगा, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। साउंड्स रीजनेबल, करना चाहिए। बट रियलिटी में क्या टेस्ट कर रहा है यूपीएससी? दैट हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन योर प्रिपरेशन। आप कितनी लंबी दूरी का घोड़ा हो, आप कितनी लंबी दूरी तक, आप कितनी दिनों तक, कितने सालों तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आज यूपीएससी टेस्ट कर रहा है कि क्या आपकी फैमिली 5 साल, 7 साल, 8 साल क्या आपको सपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियली, इमोशनली। इमोशनली छोड़ देते हैं, फाइनेंशियली क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है इतने टाइम तक। पॉलिटी को धीरे धीरे लुप्त प्राय किया जा रहा है। IUCN की लिस्ट में पॉलिटी आपको आने वाले समय में दिख जाएगी। एथिक्स को धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है प्री के पेपर में। तुमको लगेगा मेंस दे रहा हूं कि प्री दे रहा हूं कि इंटरव्यू दे रहा हूं, समझिए नहीं आएगा। केस स्टडी आ जा रही है। एलिमिनेशन मेथड अगर तुम पढ़ के गए हो तो तुम खुद एलिमिनेट हो जाओगे, क्योंकि 3-3 ऑप्शन है, फिर 3-3 ऑप्शन है, फिर 4-4 ऑप्शन है। इन सब में 3-4 ऐसे जब तुम करोगे तुमको लगेगा कि क्वेश्चन क्या था, और ऑप्शन जब देखोगे तो लगेगा कि भाई साहब मैं कौन हूं। आप स्कूल में क्या करते थे? आप स्कूल में फॉलो करते थे कि आप रट लो, एग्जाम दे आओ, एग्जाम में लिखाओ और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही आप स्कूल से निकलोगे तो ये सब चीज़ें बदल जाएंगी। बट नो, थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि यूपीएससी टेस्ट कर रहा है आपका मेमोरी। क्या आप एंशिएंट इंडिया याद कर सकते हो? क्या आप किसी नोबेल लॉरेट के जन्म का स्थान याद रख सकते हो? XYZ जो आर्बिट्ररी, जो रैंडम क्वेश्चंस हैं, क्या आप वो याद कर सकते हो? तो आप जस्ट इमेजिन करो कि IAS की जॉब क्या होती है। मुझे भी नहीं पता है और शायद बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा जो एग्जाम दे रहे होंगे। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स तक को नहीं पता होता जब तक वो फील्ड में उतर के नहीं जाते हैं। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो शायद IAS की जॉब हैंडल करती है लैंड रिकॉर्ड्स को, डिजास्टर मैनेजमेंट करती होगी, डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करती होगी, प्रेशर में डिसीजन मेकिंग करती होगी। एक IAS
किसानों से बातचीत करता होगा, उनकी जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो सब समझने का ट्राई करता होगा, बजट हैंडलिंग करता होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता होगा, पर ऊपरी तौर पे तो यही होता है। अंदर में डेली बेसिस पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक आईएएस को ही पता हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम में, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में एक आईएएस की या जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके टास्क में कैसे हेल्प करेगा। हिस्ट्री जानना, वो जो हिस्टोरिक फेज था, हिस्टोरिकल जो टाइम था, उसका सिग्निफिकेंस जानना, वो एक पार्ट होता है सिलेबस का। हो सकता है वो पार्ट एक सिलेबस का, क्योंकि बगैर हिस्ट्री जाने आप अपना फ्यूचर ठीक कर ही नहीं सकते। पर हमारे देश का फ्यूचर ठीक करने में ये क्वेश्चन कैसे हेल्प करने वाला है, एक सिविल सर्वेंट की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कैसे ये क्वेश्चन हेल्प करेगा। तो एक मैं वीडियो देख रही थी, अमित किलोर सर एक हैं, तो वो एक वीडियो बना रहे थे जहाँ पे वो बता रहे थे कि सोर्स तो किसी भी चीज़ का मिल सकता है, किसी भी क्वेश्चन का सोर्स तो मिलेगा ही। आप गूगल पे उस क्वेश्चन को डालोगे, उसका सोर्स मिलेगा ही। एंड ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट इन दैट सेंस। और फिर जितने भी कोचिंग्स होंगी वो आके आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। एक अगर शब्द भी वहाँ पे आ गया तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ से, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। जो यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री है दैट इज़ बिल्ट ऑन अराउंड 20,000 करोड़, जो सिर्फ ये बोल के चलती है कि यूपीएससी का पेपर बहुत हार्ड आता है, यूपीएससी का पेपर बहुत टफ आता है। क्योंकि ये जो यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री है दैट वांट्स कि यूपीएससी का जो पेपर है वो हमेशा हार्ड रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बार भी कि यूपीएससी का पेपर कितना टफ आया था, कितना वियर्ड आया था, क्या आया था, कौन उसे दे पाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर यूपीएससी का पेपर हार्ड होने से ज़्यादा फोकस करने के बजाय स्किल्स के ऊपर फोकस करता, कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहा होता, वो अगर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस कर रहा होता, मैच्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहा होता, आधी से ज़्यादा जो यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री वो अभी कोलैप्स कर जाएगी। आई डोंट नो, हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर मेरा गेस यही है कि जितने भी ये जो कोचिंग इंडस्ट्री को रन करते हैं ना, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ये सब, एक तो ये इन्फ्लुएंशियल लोग ही होते हैं जो इस इंडस्ट्री को रन करते हैं, और इनके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, इवन पॉलिसी मेकिंग में भी कनेक्शंस होते हैं। दे वांट द एग्ज़ाम टू बी हार्ड, और हार्ड नहीं है ना, ये तो वियर्ड है बिल्कुल। और जो भी कोई एक टूटे हुए, बिखरे हुए सिस्टम से प्रॉफिट कर रहा होगा, वो कभी नहीं ट्राई करेगा कि वो उस ब्रोकन सिस्टम को फिक्स करे। जितना ज़्यादा ये बच्चे, एस्पिरेंट्स स्ट्रगल करते रहेंगे, ये सिस्टम उसी तरीके से ब्रोकन भी रहेगा, और उसी तरीके से जो लोग हैं इस इंडस्ट्री को चलाने वाले, दे विल कीप बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। द सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू फेल यू। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ पहले भी, बट दिस सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू फेल यू। तो यूपीएससी का पेपर एक ऐसा पेपर होता है कि अगर आप कुछ भी ना पढ़ा हो, आपने, आप उसको पहली बार ही देख रहे हो और आपने अपना 10th 12th ग्रेजुएशन सही से किया हुआ है, आप हमेशा देखोगे कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जनरलिस्ट टाइप के होते हैं। यू विल अल्टीमेटली ट्राई एंड सॉल्व देम। और ऐसा क्वेश्चन पूरा आता है कि जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा मैं ये पढ़ लूँगी, अगर ये टॉपिक मैं पढ़ लूँगी या फिर मैं पढ़ लूँगा अगर, तो आई विल बी एबल टू सॉल्व देम। पर इस बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे जो एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई इंटेलिजेंस काम करती है। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं अपने हर सब्जेक्ट से, वो लोग तक दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब सिलेक्शन नहीं होगा किसी का, होगा सिलेक्शन। वो सिलेक्शन होगा तुक्के के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तुक्के लगाए होंगे। तुक्के सही हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया पक्का, अगर तुक्के गलत हो गए तो नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करना आप। और वही लोग, जिन लोगों ने अपने एग्जाम में तुक्का लगाया है, शायद उन्होंने ढंग से साल भर पढ़ाई नहीं करी होगी, जिन्हें शायद कंसेप्चुअल ढंग से चीज़ें नहीं पता होंगी, दे विल क्वालिफाई द प्रीलिम्स, दे विल गिव द मेंस एग्जाम, अल्टीमेटली दे विल बी टेस्टेड इन मेंस। और मेंस फिर वो लोग क्वालिफाई करेंगे जिन लोगों की शायद इतनी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जो शायद इतना सॉलिड अप्रोच नहीं रख पाते हैं, एंड दे विल बी हैंडलिंग लैक्स एंड टन्स ऑफ पीपल। तो जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो एक लाखों लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है, वो पॉलिसी मेकिंग में उसका योगदान होता है। एंड दे आर टेस्टेड ऑन व्हाट क्वेश्चंस लाइक दीज। जो सिविल सर्वेंट्स का जो चयन होता है वो होना चाहिए आपके पास में एथिक्स हैं कि नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है कि नहीं आता है। आज कौन से सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्हें एआई की ट्रेनिंग मिल रही है तो वो शायद कोर्सेज के टेम्पलेट्स के ऊपर ही मिल रही है। वो कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, कंपैशनेट हैं कि नहीं है, तो सिविल सर्वेंट्स के अंदर क्या एथिकल रीजनिंग है कि नहीं है। एथिकल रीजनिंग में ये मत समझ लीजिएगा आप कि वो लोग एथिक्स का पेपर देते हैं हर साल बैठ के तो उन लोगों को एथिक्स आ गया, एथिकल रीजनिंग आ गई। एक सिविल सर्वेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए थे एथिक्स के पेपर में, और बाहर निकलते ही एथिक्स का नामो निशान गायब हो जाता है। तो सिविल सर्वेंट का चयन हो रहा है, यहाँ पे सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन हो रहा है, तो हार्ड इज नॉट द प्रॉब्लम। और बहुत सारे आप यूपीएससी एस्पिरेंट से भी पूछोगे तो पेपर का हार्ड होना उनके लिए भी प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, पर पेपर के हार्ड होने में और पेपर के एब्सर्ड होने में और वियर्ड होने में फ़र्क होता है।
एक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, पर फिर भी वो टेस्ट कर सकता है कि क्या एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। वो टेस्ट कर सकता है एक सिविल सर्वेंट को, क्या ये सिविल सर्वेंट इस जॉब के लिए सूटेबल है, क्या ये एस्पिरेंट इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं है। पर इस समय यूपीएससी टेस्टिंग कि आप यूपीएससी को सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और ये एक ऐसी स्किल है जो शायद एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने में तो कभी काम नहीं आएगी। आपने यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखा हुआ है कि आप कैसे एक पेपर को हार्ड बना सकते हो, एब्सर्ड बना सकते हो, इररेलेवेंट बना सकते हो। पर वो पेपर कौन देने जा रहा है, किस तरीके का एस्पिरेंट देने जा रहा है। बहुत सारे लोग अपनी शादियाँ डिले कर देते हैं इस एग्ज़ाम के चक्कर में, फैमिली प्लानिंग तक डिले कर देते हैं, अपने घर वालों से बनना बंद हो जाती है आधे ज़्यादा लोगों की। अपने ही पेरेंट्स से, अपने ही माँ बाप से वो लोग बात करना बंद कर देते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ क्राइसिस में चल रही होती है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही एक रिजल्ट से अटैच्ड है, एक रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी आइडेंटिटी। बाहर से बैठ के ये बोलना बहुत आसान है, सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू फेल यू, बट दिस इज़ व्हाट सिस्टम डज टू योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्राइसिस में डालता कौन है? दिस इज़ योर सिस्टम विच पुशेस पीपल इनटू मेंटल हेल्थ क्राइसिस।